नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता में सभी न्यूज़ मित्रों का स्वागत है। रविवार को आपके पसंदीदा शो सत्ता का प्रसारण नहीं होता, लेकिन आज महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। जिनकी सियासी कूटनीति का विपक्ष भी लोहा मानता था, आज उनके खिलाफ ही सबसे बड़ी बगावत हो गई। पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया। इसलिए आज हम सत्ता में महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी खेल का स्पेशल एडिशन लेकर आए। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक धडकथन करतो की ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको भी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता का खेल शुरू हो गया है। अब इसकी मलाई खाने के लिए अजीत पवार भी अपने चाचा को छोड़कर सरकार में शामिल हो गए। पहले की तरह ही अजीत पवार ने आज दिन में मीटिंग की और दोपहर तक उप मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस समय इस खेल की जरूरत क्या है? क्या अंदर का खेल इस पूरे मामले में है? ये अब हम आपको बताते हैं। बगावत का खेल मुंबई नहीं बल्कि दिल्ली से शुरू हुआ। 2 दिन पहले अजीत पवार गृहमंत्री अमित शाह से मिले। अजीत ने 40 विधायकों की एक सूची दिखाई और सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी मजबूत विपक्ष बन रहा था। लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनाव तक की तैयारी में वो जुटे हुए थे। बीजेपी ने अजीत पवार को तोड़कर राज्य में अघाड़ी को तोड़ा। सूत्रों के हवाले से हम सारी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो कि 2 दिन पहले दिल्ली में जिसकी कह सकते हैं पटकथा लिखी गई। शिवसेना के बाद एनसीपी में टूट से बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी फिलहाल दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब आगे क्या हो सकता है, यह भी समझना बेहद जरूरी है। एनसीपी की टूट से शिंदे गुट पर बीजेपी की निर्भरता अब कम होगी। देवेंद्र फडणवीस का कद और बढ़ सकता है। देवेंद्र फडणवीस मुमकिन तौर पर दिल्ली आ सकते हैं, ऐसा अटकलें लगाई जा रही हैं। देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री पद मिल सकता है, ये कयास भी लगाए जाने शुरू हो गए दोपहर बाद, जब ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र को नया सीएम मिल सकता है, इस तरीके के कवायद की जा रही है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही अजीत पवार ने एनसीपी पर दावा ठोक दिया है। अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना दावा ठोका। अजीत पवार का बगावत के बाद बड़ा ऐलान है ये, और एनसीपी के निशाने पर ही चुनाव लड़ेंगे, ये अजीत पवार की तरफ से कहा गया है। और इसके साथ ही शरद पवार को अजीत पवार ने खुली चुनौती दी है। सभी विधायक और सांसद हमारे साथ हैं, ये दावा अजीत पवार की तरफ से किया गया। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तटकरे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना आदित्य तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। तो महाराष्ट्र में बहुत तेजी से ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस सब के बीच में एनसीपी ऑफिस के सामने रॉयड कंट्रोल पुलिस को तैनात कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। एनसीपी ऑफिस में बड़ी संख्या में इस वक्त कार्यकर्ता मौजूद हैं। अजीत पवार की बगावत के बाद में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने एनसीपी दफ्तर के बाहर लगे एनसीपी के अजीत पवार
और छगन भुजबल सहित तमाम नेताओं के जो फोटो थे उनके ऊपर कालिक पोती तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देखिए ये मुंबई के बेलार्ड पियर में मौजूद एनसीपी का कार्यालय है और उसके बाहर जो पोस्टर बैनर लगाए गए थे यहाँ पर जहाँ पर अजीत पवार, छगन भुजबल और बाकी जो विधायक थे उन तमाम विधायकों के मुंह पर कालिक पोत दी गई है तस्वीरों पर। दूसरी तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए एक दूसरा बैनर लगा हुआ है, बड़ा कटआउट लगा हुआ है, इसमें भी अजीत पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, तमाम जो नेता हैं जो कि इस वक्त अजीत पवार खेमे के साथ में हैं, इन तमाम लोगों के चेहरे पर कालिक पोत दी गई है। आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी आपको नजर आएंगे। जाहिर बात है कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। सामने आपको राइट कंट्रोल पुलिस की गाड़ी नजर आएगी, मुंबई पुलिस की वैन नजर आएगी। बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एनसीपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। तो एनसीपी ऑफिस के बाहर नारेबाजी की जा रही है और शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी ये लगातार हो रही है। अजीत पवार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। आपने पोस्टर्स में देखा भी लोगों का गुस्सा किस तरीके से एनसीपी दफ्तर के बाहर दिखाई दे रहा है। और अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां एक तरफ अजीत पवार के विरोध में नारेबाजी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ शिंदे सरकार में अजीत पवार के समर्थन में पटाखे चलाए जा रहे हैं। तो 23 नवंबर 2021 से पवार परिवार में पावर गेम का जो विवाद शुरू हुआ, आज उसने महाराष्ट्र की सियासत को बदल डाला। पहली बार 23 नवंबर 2021 को अजीत पवार की बगावत दिखाई दी, लेकिन लगा शरद पवार ने सब कुछ संभाल लिया है। लेकिन 10 जून 2023 को विवाद का दूसरा चैप्टर दिखा जब सुप्रिया सूले को पार्टी की कमान सौंपी गई। उधर से सब ऐसा लग रहा था कि ठीक है और ऊपर से लग भी रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर घमासान था और उसी का परिणाम था कि आज अचानक अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ राजभवन पहुंच गए और 8 लोगों के साथ मंत्री पद की शपथ ली। और एक और बड़ी खबर यह कि अजीत की बगावत के बाद शरद पवार का बयान सामने आया, पार्टी के खिलाफ जाने वालों पर एक्शन होगा। यह बीजेपी की गुगली नहीं है, शरद पवार की तरफ से कहा गया। घर में फूट की बात में नहीं मानता, कोर्ट नहीं जनता के पास जाऊंगा, शरद पवार की तरफ से कहा गया। मुझे उनकी नहीं उनके भविष्य की चिंता है। नहीं, ये रावरी है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं, ये गोभी बिगड़ी नहीं, ये रावरी है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। इस बीच एक सवाल यह कि क्या शरद पवार को यह सब कुछ मालूम था, तभी बेटी को कार्याध्यक्ष बनाया गया। और संजय राउत ने शरद पवार के हवाले से ही कहा था कि अजीत पवार पार्टी छोड़ सकते हैं। तो क्या पवार को सबका पहले से अंदाजा था और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए? आप राजनीति पर असर यह है कि मौजूदा सरकार में बीजेपी, एनसीपी और एक नाथ शिंदे की शिवसेना, तीनों में वर्चस्व की लड़ाई दिखेगी और बीजेपी को इसको संभालना मुश्किल होगा। 10 जून को बेटी सुप्रिया सूले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था उन्होंने। अजीत पवार को पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी शरद पवार ने नहीं दी थी। संजय राउत ने पहले ही कहा था कि अजीत पार्टी छोड़ सकते हैं। सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर पाए शरद पवार, ये अब तक सामने आ रहा है। लेकिन क्या वाकई ये सच है? महाराष्ट्र की सियासत को समझने वाले लोग कह रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे जो है वो उससे भी ज्यादा बड़ा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय आलोक हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, प्रणय अजमेरा हैं, नेता हैं एनसीपी के, और राहुल लौडे, नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, किरण दी तारे, सीनियर एडिटर हैं न्यूज़ 9+ के अजय जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, समीर चौकाकर साहब भी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अजीत पवार की जरूरत क्यों पड़ी आपको इस वक्त? बात जरूरत की नहीं थी। देखिए, सरकार तो आराम से चल रही थी, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, बात जरूरत की नहीं है।
बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर महाराष्ट्र और देश के विकास के लिए कोई दल अगर हमसे मिलना चाहता है और हमारी नीतियों के अनुसार चलना चाहता है, नरेंद्र मोदी के दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहता है, तो फिर हमें दिक्कत क्या है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि नागालैंड में तो बीजेपी और एनसीपी मिलकर सरकार चला ही रही है इस चुनाव के बाद से। तो नया क्या हुआ है? एनसीपी हमारे साथ सरकार में सहभागी है, साथ के साथ एमएलए एनसीपी के हमारे साथ शामिल हैं नागालैंड में। वहां पे दिक्कत नहीं है, तो फिर महाराष्ट्र में क्या दिक्कत है? तो इसीलिए जब अजीत पवार साहब ने इच्छा जाहिर की तो बिल्कुल हमने बोला कि आइए डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन। महाराष्ट्र का विकास देश का विकास में एक बहुत बड़ा योगदान करता है। और बाकी हमारा ना 3 में मतलब है ना 13 में मतलब है, वो क्यों आए, कैसे हुआ है, क्या घटना हुई नहीं हुई। लेकिन अगर आप पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पे नजर डालेंगे तो एक बात जान जाइए कि एनसीपी क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक सुगबुगाहट के 15 दिन पहले शरद पवार को हवा लग जाती है। पवार साहब ऐसे ही पवार साहब नहीं कहलाते हैं। तो देखिए आगे आगे क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि आज दोनों मतलब आप कह रहे हैं कि इससे आगे भी कुछ और देखने को मिल सकता है। प्रणय अजमेरा साहब, शरद पवार जी को अंदाजा था या नहीं था अंदाजा इस बात का? मैं नहीं हुई है किसी की। देखिए, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और आदरणीय साहब को किस बात का अंदाजा है, किस बात का अंदाजा नहीं है, इस पर टिप्पणी करने के लिए मैं उपयुक्त नहीं। जैसे कि मेरे मित्र अजय आलोक जी ने एक बात कही, उस बात से मैं पूर्ण रूप से इत्तेफाक रखता हूं। हालांकि बीजेपी की किसी भी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, पर इस बार रखूंगा कि पवार साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बिल्कुल सही बात है। आगे आगे देखिए होता है क्या, बिल्कुल देखेंगे क्या होने वाला है। अजय आलोक जी के मन में भी कुछ ना कुछ सुगबुगाहट है कि जो हो रहा है वो दिखाया कुछ और जा रहा है और होने वाला कुछ और है। और यह बात मैं बतला देना चाहता हूं कि आदरणीय पवार साहब वजीर है चेस की इस बिसात में, वो किंग नहीं, वो किंग मेकर है। वो अपना आखिरी पत्ता कब खोलते हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी टिप्पणी करने के लिए यहाँ बैठा व्यक्ति उपयुक्त नहीं है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, पर जब पवार साहब अपना कदम चलते हैं तो पूरे देश को ही नहीं, विदेश को भी, पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ राजनीति में उथल पुथल होने वाली है। आज जो हुआ है इसे मैं अपोजिशन की एक चाल समझ सकता हूं। हम सभी उसे एक चाल समझ रहे हैं और चाल का करार दे रहे हैं, और इसका जवाब वक्त आने पर हम निश्चित रूप से। अजय जी, एक बात तो है जो ये कह रहे हैं कि शरद पवार जब आखिरी पत्ता चलते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, गेम चेंजर माना जाता है उनको। पिछली बार उन्होंने ऐसे ही गेम चेंजर किया भी था, गेम चेंजर बने थे और उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। उसके घाव अभी भी हरे हैं, 2019 के घाव अभी तक भरे नहीं है। अजय जी, भरोसा है इस बार आपको? नहीं, सही बात है। 2019 में इन्होंने जो शिवसेना को तोड़ा था पवार साहब ने, उसके घाव शिवसेना के लिए नहीं भरे हैं। हम तो कब का उससे ऊपर भी गए। आप खैर तोड़ते रहिए, लेकिन हर चीज की एक उम्र होती है, एक सीमा होती है। मैंने जो ये बात बोली वो इसलिए बोली मेरे दोस्त, क्योंकि आज जब मीटिंग अजीत पवार साहब कर रहे थे तो उस मीटिंग में सुप्रिया सुले भी थी। उन्होंने अच्छे खासे अजीत पवार साहब से बात की, उसके बाद वो मीटिंग से निकली। पवार साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शपथ ग्रहण के बाद, अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, पवार साहब के सुर बिल्कुल कटीले नहीं थे, उनपे कोई गुस्सा नहीं था, रोष नहीं था। उन्होंने कहा ये सब होते रहता है, मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। वही तो देखना है कि जनता की अदालत में किसके लिए जाते हैं, देखना वो है। अब जहां तक रहा बात अंतिम पत्ता, पहला पत्ता, दूसरा पत्ता, तो ये पत्ते खेलने की बीमारी अब शरद पवार डाल लें, हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग महाराष्ट्र के विकास में हैं, देश के विकास में हैं, पत्ते खेलने की आदत नहीं है हमारी। चलिए, आपने बात की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें एक और बड़ी बात कही है शरद पवार ने। शरद पवार से पूछा गया एनसीपी का नेता कौन, पवार ने हाथ उठाकर हंसते हुए कहा शरद पवार। तो ये महत्वपूर्ण है, जब उनसे ये सवाल किया गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एनसीपी का नेता कौन है, तो अपना हाथ उठाया उन्होंने, हंसे और बोले एक तरीके से कि शरद पवार। शरद पवार। भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। समीर जौकासर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, इस पूरी अगर कहानी को आप देख रहे हो, ये इतना सुलझी हुई लग रही है आपको कि आज एक साथ आ गए हैं और उसके बाद शरद पवार कहीं ना कहीं पीछे हट गए, या फिर अगले कुछ दिनों में आपको महाराष्ट्र की सियासत में और कुछ बड़ा दिखाई देने वाला है?
देखिए, मुझे लग रहा है कि फिलहाल आज के जो परिस्थितियाँ उसमें शरद पवार फिलहाल बाजी अपने भतीजे से मात खा चुके हैं। इसके अंदर इसमें कोई दो राय नहीं। आज बड़ा वर्ग अजित पवार के साथ, पार्टी के विधायकों का और संगठन का अजित पवार के साथ है। इस बात शरद पवार समझ गए और इसलिए शरद पवार ने कहा कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। देखिए, अब शरद पवार जनता की अदालत में जाएंगे तो शरद पवार का उसके पास भी बहुत कुछ ऑप्शन शरद पवार के पास बचे नहीं है। अभी 2024 के चुनाव में कुछ ही महीनों के अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो शरद पवार के लोकसभा में 4 सांसद थे, उसमें से 2 सांसद अजित पवार के साथ चले गए। उसके बाद अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 के अंदर। तो बेसिकली शरद पवार की कोशिश है कि विधानसभा में मैं अपनी फिर से ताकत दिखा सकूं। लेकिन अब शरद पवार उम्र के उस दौर में पहुंच चुके हैं कि उनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो महाराष्ट्र में फिर से संगठन खड़ा कर सके। देखिए, और इसके अलावा जिसके पास सत्ता होती है, नेता उसी के पास जाते हैं। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता है, विधायक है, उस बात को जानते हैं कि भाई जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी है 1999 से आज तक कभी भी 40, 45, 50, 55, 60 के ऊपर नहीं गई है। अपने दम पर राष्ट्रवादी कांग्रेस कभी सरकार नहीं बना सकती। उसे या तो कांग्रेस का सहारा लेना पड़ेगा या कांग्रेस और शिवसेना का, उद्धव गुट का सहारा लाना पड़ेगा। अपने दम पर वह सरकार कभी नहीं बना सकती। और आज भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूत स्थिति में पूरे देश के अंदर है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से काम किया था देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल, और अभी जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायकों को भी मालूम है कि अगर अब चुनाव होंगे 2024 में तो हमारी भलाई इसी में है कि हम जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकार है और जिसका आप जो भविष्य बात उसी कह के रहे हैं साथ वो जाए। तो दिखाई दे रहा है। लेकिन किरण तारे, क्या आपको लगता है, शरद पवार के लिए मैं खास तौर से बार बार ये बोल रहा हूं, उन्होंने कई बार देश को चौंकाया है जिस तरीके की वो पॉलिटिक्स करते हैं, इतनी आसानी से वो ये सारी चीजें जाने देंगे? और इस वजह से मैं बोल रहा हूं क्योंकि पवार कनेक्शन के मामले में बहुत पावरफुल हैं, चाहे वो लोगों से कनेक्शन जोड़ना हो, चाहे वो पार्टी को जोड़ने का कनेक्शन हो, या फिर और आसपास की जो उनकी सहयोगी पार्टियां होती हैं उनको अपने साथ जोड़ने का हो। देखिए, आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल है, उन सभी लोगों ने एक मोड़ पे शरद पवार को ये कहा था कि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। ये सारा ग्रुप जो है एनसीपी का, उसको ईडी ग्रुप कहा जाता है। ये सारे के सारे ईडी के वॉच के अंडर है। उन्होंने कुछ तो किया है जिसके ऊपर ईडी उनकी इंक्वायरी कर रही है। तो पवार के लिए ये बिल्कुल भी अनपेक्षित नहीं था। पवार जानते थे कि ये आज नहीं तो कल जाने वाले हैं। पवार उसके लिए प्रिपेयर्ड थे, इसलिए उन्होंने सुप्रिया सुळे को कार्याध्यक्ष बना दिया। जहां तक बात आती है कि पवार क्या इस सदमे से उभर पाएंगे, सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि पवार जो उनकी पहले जो राजनीति रही है, उसकी राजनीति और आज की राजनीति, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पवार के साथ में आज कोई बड़ा टीम नेता नहीं है। ना उनके साथ अजित पवार है, ना उनके साथ प्रफुल्ल पटेल है, ना छगन भुजबळ है। छगन भुजबळ और धनंजय मुंडे दोनों कद्दावर ओबीसी नेता है महाराष्ट्र के। अजित पवार खुद एक मराठा नेता है जो आज उनके पास नहीं है। तो पवार किन लोगों के भरोसे जनता तक जाएंगे और जनता से गुहार लगाएंगे अपने उनको वापस चुनने की, ये सबसे बड़ी बात होगी। पवार के लिए टीम फिर से खड़ी करना इतना इजी नहीं रहेगा। आज उनके टीम में सिर्फ जयंत पाटिल है, जितेंद्र आव्हाड है और सुप्रिया सुळे है। सुप्रिया सुळे को महाराष्ट्र में कोई भी जनाधार नहीं है, वो अकेले चुन की आती है। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जीत हासिल करती है वो भी अजित पवार की बदौलत करती है। अगर अजित पवार उनके लिए काम ना करे तो सुप्रिया सुळे का चुन के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बात ये रही, जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर उनका कोई प्रभाव नहीं है, तो पूरे महाराष्ट्र में प्रभाव कर सके, पूरे महाराष्ट्र की जनता को अपील कर सके, ऐसा एक ही नेता उनके पास था, वो था अजित पवार, और दूसरा छगन भुजबळ। आज वो दोनों भी पवार के साथ नहीं है। तो इस बात को लेके हमें समझना पड़ेगा कि पवार अगर नई टीम खड़ी करने की बात करते हैं तो उसमें कितना समय लगेगा। ये कोई आसान बात तो है नहीं कि आज बात कर ली और कल कोई टीम खड़ी हो गई जी। टीम खड़ी करने के लिए 4-5 साल का समय देना पड़ता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और वो वक्त अगर हम लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी पर जयराम रमेश का हमला है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है, ये जयराम रमेश ने कहा है। भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट मिल रही है, जयराम रमेश की तरफ से ये आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। अजय आलोक जी, आप सुन रहे होंगे जो बात जयराम रमेश ने कही है। ऐसा क्या है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में पहुंचकर हर वो व्यक्ति जिस पर दाग होता है धुल जाते हैं और बीजेपी उसे अपने साथ ले लेती है? जयराम रमेश जी के चक्कर ये है कि उनके जितने बाल पके हैं वैसी मैच्योरिटी और गंभीरता दिखाते नहीं है बोलते वक्त। जब मैंने पहली बार कहा कि 3 में ना 13 में है, भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। आप पूरे घटनाक्रम को उठा के देखें। 29 तारीख को जब इस्तीफा दे दिया अजीत पवार साहब ने,
तो क्या 2 तारीख आज हो गई, शरद पवार जी को उसकी खबर नहीं थी? जब सुप्रिया सुले साथ में जाती हैं और आधे घंटे उस मीटिंग में रहती हैं, फिर निकलती हैं, तब तक शरद पवार साहब को खबर नहीं थी? हम है ही नहीं भाई इसमें। और जब पूछा जाता है कि नेता कौन, तो हाथ उठाए कहते हैं शरद पवार। तो जब शरद पवार ही नेता है तो इसका मतलब उनकी सहमति से हुआ ना। तो जब उनकी सहमति से हुआ तो बीजेपी को क्यों कोस रहे हो? नहीं, लेकिन बीजेपी से सवाल तो ये पूछा जा रहा है ना कि आप भ्रष्टाचार को हटाने की बात करते हैं, मिटाने की बात करते हैं, और जिन लोगों पे भ्रष्टाचार के दाग हैं उन्हें आप अपने साथ ले लेते हैं। उनके से एक मिनट, उनमें से जितने पे भ्रष्टाचार के दाग हैं या उनकी जांचें चल रही हैं, ये सवाल तब बनता है कि अगर उन पे चलने वाला जांच बंद हो जाए, उन पे चलने वाला जांच की प्रोग्रेस खत्म हो जाए, क्या उन पे कोई कार्रवाई कम हो जाए? जिस स्टेटस में है उसी स्टेटस में है कि नहीं है? कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज किसी को मिला है कि नहीं मिला है? बहुत 40 विधायक में से कम 29 विधायक ऐसे हैं जिन पे कोई मामला नहीं है। ये सब भी बात है जी। आप राजनीतिक परिस्थिति को देखिए। एक राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से अगर एक पूरा का पूरा दल अपने सारे विधायकों को लेकर अगर किसी सरकार में सम्मिलित हो रहा है तो उस सरकार के कार्य करने की इच्छा शक्ति कितनी बढ़ जाती है। चलिए, लेकिन ये मामला यहीं तक है अजय जी, लेकिन मैं उसके बाद एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस इस पूरे परिदृश्य में देखे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले शरद पवार का जो पावर कनेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था वो एक बार जरूर बता देता हूं, क्योंकि शरद पवार को 3 चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला, वो लोगों को भावनात्मक तौर पर जोड़ने में बहुत माहिर हैं, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके सेंटिमेंट्स लोगों के अपनी तरफ ले आना, उनके इमोशंस को अपनी तरफ कर लेना, इसमें बहुत ही सधे हुए नेता हैं। संकट के वक्त पार्टी को एकजुट करने में माहिर रहे हैं, बता चुके हैं कि किस तरीके से 5 लोगों को साथ लेकर के उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया है। संकट के वक्त दूसरी पार्टियों को भी साथ लाने में माहिर हैं और आज इस बात का संकेत उन्होंने इस बात को लेकर दिया कि कांग्रेस और ममता बनर्जी उनके साथ में हैं। अजीत पवार की बगावत पर आदित्य ठाकरे ने भी एक ट्वीट किया है। इस गद्दारी के पीछे सिर्फ स्वार्थ है, आदित्य ठाकरे की तरफ से कहा गया है। अब स्वार्थ बनाम स्वाभिमान की लड़ाई होगी, आदित्य ठाकरे की तरफ से ये ट्वीट करके कहा गया है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नाना पटोले का भी बीजेपी पर जबरदस्त हमला हुआ है। बीजेपी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, पटोले की तरफ से कहा गया है। बीजेपी देश की राजनीति खराब कर रही है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी जो केंद्र में जो पावर में बैठी है उसका दुरुपयोग कैसा करती है यह बस स्पष्ट हो चुका है। ऑपरेशन लोटस के नाम से कीचड़ बनाकर देश की राजनीति को खराब कर, आज महाराष्ट्र में जो तमाशा बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी घर तोड़ सकती है। प्रणय अजमेरा जी, सवाल अब आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और ये हर किसी के जहन में है कि जब सब कुछ पता था शरद पवार को, उनको पता था कि वो जो कर रहे हैं उससे पार्टी में टूट होगी, अजीत पवार नाखुश हैं, ऐसी स्थिति में भी जो स्टेप उन्होंने लिया, तो जो बात अजय आलोक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा था, उनको मालूम था, क्या ये सब कुछ मालूम है, क्या ये सब कुछ फिक्स है? देखिए, अजय आलोक जी के बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता और सच झूठ नहीं हो जाता। आदरणीय पवार साहब को अगर अंदेशा होता तो वो इस बारे में कोई विचार विमर्श करके, कोई चर्चा करके कुछ ऐसे स्टेप्स लेते जिससे आज जो हुआ वो रोका जा सके, पहली बात। दूसरी बात, जो अजय आलोक जी कह रहे हैं या बाकी मेरे मित्र कह रहे हैं कि हमारी बड़ी बहन सुप्रिया सुले जी को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, प्रफुल्ल भाई जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो यह तो अजीत दादा पवार साहब की सहमति से बनाया गया। जिस दिन यह निर्णय लिया जा रहा था 10 जून को, उस दिन दिल्ली में उस कार्यक्रम में आदरणीय पवार साहब भी थे। उसके बाद भी ऐसे कई कार्यक्रम हुए जिसमें आदरणीय पवार साहब ने अपनी मजबूती से प्रेजेंस दर्शाई। तो किस बात का अंदेशा था, किस बात का अंदेशा नहीं है, यह बात बताने के लिए एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं यह बात का अंदेशा नहीं दे सकता हूँ। इस बात का जवाब निश्चित रूप से आदरणीय पवार साहब दे सकते हैं। आप अपने पत्रकार मित्रों को वहां भेज के पवार साहब से इस बारे में उनकी राय जान सकते हैं। बात रही बीजेपी के साथ शामिल हो जाने की, तो मेरा तो फिर से यही बात है जो अजय आलोक जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। जिन नेताओं पर कल तक वो छाती फाड़ फाड़ कर आरोप लगा रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर आरोप लगा रहे थे, सड़क पर उतर के आरोप लगा रहे थे, कुछ नेता तो ये तक कहते थे कि हम ट्रक भर के पुरावे लाएंगे, ट्रक भर के प्रूफ लाएंगे कि इस नेता के खिलाफ,
उन्हीं नेताओं के साथ अगर आप आज हाथ मिला लेते हैं तो इसमें आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन सामने आ जाता है। चलिए वो कंपल्शन क्या है इस पर अजय आलोक से बात करेंगे, लेकिन कल शरद कंपल्शन पवार यही की है बड़ी कि रैली है। 2024 चुनाव में इनको जनता नकारने वाली है और यह डर अभी से इन्हें सताने लगा है। इस समीकरण पे मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त यह है कि कल शरद पवार की बड़ी रैली है। पुणे में शरद पवार एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं पवार, और इसके लिए वो जाने भी जाते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच वो दम भी दिखा सकते हैं। हालांकि आज एनसीपी कार्यालय से जो तस्वीरें आ रही हैं वो उसकी बानगी है, लेकिन इस सब के बीच में अजय आलोक, एक बड़ा सवाल आपसे यही है कि क्या आपको एकनाथ शिंदे पे इतना भरोसा नहीं था? आपको लग रहा था कि 2024 में अगर आप सिर्फ शिंदे गुट के साथ जाते हैं तो मुश्किलें हो सकती हैं? ये लोगों का एक आंकलन है और इस वजह से आपको अजीत पवार को साथ लेना पड़ा। देखिए, एक अजीब सी बात है, जब आप हमारे विपक्षियों से बोलेंगे वो कहेंगे कि बीजेपी सब दलों को बीजेपी को सब दल छोड़ के जा रहे हैं, सारे सहयोगी इनके छोड़ के चले गए। अब जब कोई आ रहा है खुद से, उसमें भी समस्या है, तब कहते हैं कि बीजेपी दलों को तोड़ रही है। तो पहले तय कर लें कि हम लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं कि हम लोगों को तोड़ के ला रहे हैं। ये तय करना बड़ा जरूरी है ना, क्योंकि ऐसे तो काम चलेगा नहीं एक तरफा संवाद से। दूसरी बात कि हम किसी को क्यों लाएंगे? कोई अगर हमारे प्रधानमंत्री की बौद्धिक क्षमता, हमारी प्रधानमंत्री की नीति, जिससे देश आगे बढ़ रहा है, जिससे देश का नाम हो रहा है और देश समृद्ध हो रहा है, अगर उसके को समर्पण करते हुए वो आके प्रधानमंत्री जी के साथ अपने प्रदेश के लिए काम करना चाहता है और प्रदेश को आगे जी, तो ऐसे में समस्या क्या है? भाई हमें तो जरूरत थी नहीं ना, सरकार तो आराम से चल रही थी, ना कोई नंबर्स की जरूरत थी, ना कोई स्टेबिलिटी की जरूरत थी, मजबूत भी हम थे। लेकिन अगर एनसीपी और अजीत पवार जैसे सीजन नेता आ रहे हैं, वो आना चाहते हैं, तो ठीक है, फिर हमें क्या दिक्कत है? नहीं, बस डबल इंजन से ट्रिपल इंजन। अंदाजा लगाने वाले कह रहे हैं कि अब 23 से 25-26 सीटों का आपका जो समीकरण है वो सेट हो सकता है। लेकिन समीर साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है, एक नेता जो 2-3 दिन पहले जो नया गठबंधन तैयार हुआ है दलों का, उसकी बैठक का ऐलान करते हैं, यानी शरद पवार, और उसके दूसरे तीसरे दिन ही उनकी पार्टी ही टूट जाती है। अब वो जो महागठबंधन तैयार हो रहा था पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ, ये उसके लिए क्या सेटबैक के तौर पर देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। देखिए, शरद पवार अगर राष्ट्रीय राजनीति के चाणक्य कहलाए जाते हैं और बड़े नेता कहलाए जाते हैं, तो उसके पीछे महाराष्ट्र में उनकी पकड़ रही है। आप देखिए, जब से उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई है, लगातार कांग्रेस साथ वो सरकार में रहे 15 साल तक। 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी विधानसभा चुनाव के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि यह एक बहुत बड़ा सेटबैक है विपक्ष की एकता को। अब अगर आप इसको सेटबैक के तौर पर देख रहे हैं तो किरण तारे जी, मेरा सवाल ये भी है कि कहीं ये उल्टा ना हो और जो विपक्ष है उसको और ज़्यादा एकजुट करे, और जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ ज़्यादा हों। देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ती थी तो बीजेपी के लिए 10 सीटें जितना भी मुश्किल होता था लोकसभा के लिए। 48 सीटें हैं, उसमें से 10 सीटें भी बीजेपी जीतने की हालत में नहीं थी। तभी से अमित शाह और बाकी सारे जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी का जो महाराष्ट्र यूनिट है उनसे कहा गया था कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां एक साथ नहीं रहनी चाहिए। इन दोनों पार्टियों में अगर दरार पड़ेगी तो ही आपको 2019 का जो रिपीटेशन है वो करने को मिलेगा। कम से कम 23 सीटें उनको जीतने का टारगेट था। आज की स्थिति ऐसी है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अजीत पवार उनके साथ जुड़ जाने के बाद 48 में से 40 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीतेगी। तो क्लियरली ये लोकसभा का गेम है। लोकसभा जीतने के लिए ही अजीत पवार को अपने खेमे में लिया गया है। और रही बात, मैं अजय आलोक जी को एक बात पे करेक्ट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि कोई भी ईडी की इंक्वायरी रुकी नहीं है या किसी भी इंक्वायरी में कोई बाधा नहीं पहुंची है। अजीत पवार जब से भारतीय जनता पार्टी के करीब जाने लगे हैं, तब से लेके अजीत पवार के ऊपर जो सिंचाई घोटाले में चार्जशीट फाइल किया हुआ था वो सारे वापस ले जा चुके हैं। ईडी ने जो एक केस फाइल किया था जरंडेश्वर शुगर मिल को लेके, उस चार्जशीट में से अजीत पवार का नाम हटाया गया है, उनकी पत्नी का नाम भी हटाया गया है। हसन मुशर्रफ जो है, उनके घर पे ईडी ने रेड की थी, वो रेड भी अब नहीं होगी। ये सारी कार्रवाई हमें होते दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल ईडी से बचने के लिए और अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खेला हुआ दाव है। उसमें शरद पवार फंसे हैं क्या? तो जरूर फंसे हैं। शरद पवार के लिए प्रॉब्लम हुई है क्या? तो जरूर हुई है। शरद पवार इस सदमे से उभरने का बहुत प्रयास करेंगे। वो इतना इजी नहीं रहेगा, उनके लिए काफी मुश्किल खड़ी करने वाला भी ये सब समय है।
शरद पवार को अपना अस्तित्व फिर से बनाए रखना होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हैं, लेकिन जिस चीज की बात कर रहे हैं कि ईडी और लोकसभा, ये दोनों चीजें ध्यान में रखते हुए आज का ऑपरेशन हुआ, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए, लेकिन समीर जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप जल्दी से जो बात कहना चाहते हैं वो जरूर कह दीजिए। किरण जी की बात से सहमत हूँ। देखिए, अभी कस्बापेट 2 महीने पहले कस्बापेट विधानसभा का चुनाव हुआ था। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास वो विधानसभा सीट थी और वहाँ पर विपक्ष इकट्ठा होकर लड़ा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, तो वहाँ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अभी एपीएमसी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती थी कि अगर ये तीनों इकट्ठे लड़ेंगे तो चुनौती मिल सकती है। अब पश्चिम महाराष्ट्र का जो वोट बैंक है राष्ट्रवादी कांग्रेस का, वहाँ जहाँ बीजेपी कमजोर थी, अजित पवार के आने से पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत होगी और मुझे लग रहा है इसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है। मैं अजय जी के पास आऊंगा क्योंकि अब सवाल उन्हीं की तरफ बनते हैं, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है कि इस पूरे घटनाक्रम को हम सिर्फ महाराष्ट्र की विधानसभा से जोड़कर बिल्कुल भी ना देखें। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र से आती हैं और ये सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले मैं अजय आलोक जी के पास पहुंचूं, महाआघाड़ी में जो दूसरी महाटूट हुई है, टूट से पहले शिवसेना के विधायक जो हैं वो 57 थे। हम आपको बता देते हैं कि हुआ क्या, एक बार समीकरण समझिए। टूट से पहले शिवसेना के विधायक 57 थे और टूट से पहले एनसीपी के विधायक 54 थे। इसके बाद की तस्वीर आपको बताते हैं। टूट के बाद शिवसेना शिंदे गुट, उनके पास 40 विधायक हैं और टूट के बाद अजीत पवार के साथ में जो विधायक हैं वो 40 हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन अजय जी, सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक तरीके से आपकी ज़रूरत थी, और ज़रूरत इस वजह से थी क्योंकि यूपी के बाद महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा सूबा है, ज़्यादा लोकसभा सीट हैं, और अगर आप अपने समीकरण रीजन वाइज, कास्ट वाइज नहीं सही करते तो मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि आपके साथ में शिवसेना दूर हो चुकी थी लोकसभा 2019 के चुनाव की बात करें तब। देखिए, असली शिवसेना तो हमारे ही साथ है। जो शिवसेना बच गई है वो बाला साहब के सिद्धांतों पर चलने वाली शिवसेना तो है ही नहीं, क्योंकि बाला साहब ने खुद कहा था कि कांग्रेस जाने से पहले मैं शिवसेना को बंद कर देना ज्यादा पसंद करूंगा। तो असली शिवसेना आज भी हमारे साथ है और समीकरण वही रहते हैं। एकाध विधानसभा उपचुनाव हारने का मतलब ये नहीं होता है कि कॉम्बिनेशन का फर्क पड़ गया। और दूसरी बात है जरूरत की बात। तो राजनीति में परस्पर जरूरत हर एक किसी को होती है, तभी दोस्ती होती है जी। सरकार बहुत अच्छी से चल रही थी, सरकार चलाने के लिए तो हमें उनकी जरूरत थी नहीं। उनको उस दल में घुटन इसलिए हो रही थी क्योंकि ये एनसीपी बनी थी सोनिया गांधी के विदेशी नागरिक के मूल के सवाल पर जी। ये एनसीपी थी एक अपना अलग वजूद के सवाल पर। ये एनसीपी बनी थी महाराष्ट्र के हित के लिए। ये एनसीपी बनी थी मराठियों के स्वाभिमान के लिए। जब सब कुछ को त्याग कर शरद पवार जी पटना की बैठक में आ गए, इतने वरिष्ठ होने के बावजूद, इसलिए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। क्या एनसीपी ने ये बेड़ा उठाया? ये बात एनसीपी के सभी तमाम बड़े नेताओं के स्वाभिमान को चोट कर गई, जिसका अजीत पवार ने खुल्लम खुला 23 तारीख को। आलोक जी, उसका नतीजा जो है वो देखने को मिल भी रहा है। अगर आपकी इस पूरी कड़ी को जोड़ कर देखें, वक्त हमारे पास अब बचा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन